नमस्कार, पोलपंच में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की बहुत चर्चा है। इस बार उनका मुकाबला एक बीजेपी की बहुत ही ताकतवर नेता से है। माधवीलता से उनका मुकाबला है हैदराबाद सीट पर। लेकिन ओवैसी की नजर सिर्फ इसी सीट पर नहीं है। ओवैसी बिहार में भी सीटें चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सीटें चाहते हैं, महाराष्ट्र में भी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। और ओवैसी की जो राजनीति है सर, वो एनडीए और इंडिया अलायंस से थोड़ी सी अलग नजर आती है। और ओवैसी कैसे इस बार अपना वर्चस्व बढ़ा पाएंगे, अपना एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं अरुण चौबे सर, इंडिया.com के संपादक हैं। अरुण सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ओवैसी की जो राजनीति है हैदराबाद से शुरू होती है, अब अलग अलग प्रदेशों में तक पहुंच रही है। कैसे ओवैसी अपना वर्चस्व अलग तरीके से स्थापित करना चाह रहे हैं? धन्यवाद नरेश जी ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता जो हैं जी अ, उनका नाम तो देशव्यापी है। जी और किसी भी तरह के मुस्लिम हितों की जब बात होती है या कोई भी मुस्लिम से संबंधित मुद्दा होता है जी तो मुझे लगता है देश में सबसे मुखर वक्ताओं में से एक वो हैं। जी क्योंकि हमारे देश में तकरीबन 13% जो है माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है। जी तो आप समझ सकते हैं कि 13% से 15% के बीच में जिसकी पॉपुलेशन होगी, अ, वो कितना कितना बड़ा जो है एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जी देश में। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको उसके निर्विवादित नेता के रूप में या जी एक नेता के रूप में जो है, जी सार्वभौम नेता के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, क्योंकि वो अच्छे वकील भी हैं, सुप्रीम जी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, लीगल मैटर हो, उसको बड़े मुखर तरीके से रखते हैं। और हम्म। पार्लियामेंट की डिबेट में भी बहुत संवैधानिक बहस में भी बहुत अच्छे से हिस्सा लेते हैं। जी तो उनकी एक शख्सियत है जो कि पढ़े लिखे मुस्लिम नेता की है, जी जो कि अपना एक इंटरनेशनल और डेमोक्रेटिक आउटलुक रखता है। जी लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि वो मुस्लिम हितों की बात करके जो है अपने को सेकुलर के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। जी। इसीलिए ये उनकी लेकिन सर, उनके पर्सनालिटी का पीछे कंट्रडिक्शन भी है। उन्हें लेकर हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि मुस्लिमों की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं। हर बार हम देखते हैं कि संसद में जब मुस्लिमों को लेकर आवाज उठाई जाती है तो ओवैसी सबसे पहले उठते हैं और सबको जवाब देते हैं और संविधान भी बताते हैं। लेकिन ओवैसी के साथ उत्तर प्रदेश या बिहार के मुस्लिम्स जाते हुए नजर नहीं आते। देखिए, मैंने क्या कहा कि वो सेकुलर हितों की बात बड़े पुरजोर तरीके से कहते हैं, जी संविधान की बात करते हैं। इन सब एग्जाम्पल्स के साथ में वो अपनी एक अलग इमेज बना के रखते हैं, जी ये सही बात है। लेकिन जब राजनीति होती है तो राजनीति के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जी जिसमें कि आप कह सकते हैं कि राजनीति में जो है इमोशन से नहीं, राजनीति में दलीय हित होते हैं, जी उसके बाद रीजनल इंटरेस्ट होते हैं और लोकल भी इंटरेस्ट होते हैं, जी जिनके तहत सब कुछ मिल के जो है राजनीति में फैसला होता है। आप कह रहे हैं कि आप उन्हीं की सीट से हम लोग अगर शुरू करते हैं, जी तो उन्हीं की सीट में तकरीबन 7 असेंबली सीट है। जी और 2023 के मुकाबले में वो एक सीट हार गए, जी जो कि वो गोसा महल जो वहाँ से टी राजा जीतते हैं बीजेपी से, वो तो जी हारते ही हैं। और 2 और सीट थी, जी 2 और सीट थी जहाँ हारते-हारते वो बचे जी इस बार, जी जिसमें से तकरीबन एक में जो है 800 का मत अंतर था। तो आप कह सकते हैं कि अपने ही गढ़ में इस बार उनको जो है चुनौती मिली है। चुनौती मिली। बिल्कुल। 3 सीट पे तकरीबन, 1 तो हारे ही, 2 पे पूरी की पूरी चुनौती थी। यही एक कारण था जिसकी वजह से बीजेपी बहुत उत्साहित है। जी और महिला कैंडिडेट माधवी लता को जो उन्होंने खड़ा किया हुआ है, जी वो बहुत तरीके से वो मुस्लिम बैकवर्डनेस की बात करती हैं, अशिक्षा की बात करती हैं और इन लोगों के डोमिनेंस की, कि इन लोगों ने अपने डोमिनेंस के तहत जो है जी उस जगह का ना डेवलपमेंट होने दिया और शिक्षा किस से तरीके से वंचित लोगों को रखा। डोमिनेट किया जाता है वहाँ पर, वो हाँ, तमाम मतलब चीज़ें। इनका मानना है कि उन्होंने इन मुद्दों को उठाने की बात कही है। जी। वो अलग बात है कि एक उनके एक्शन से जो है वो वायरल बवाल हो मच गए, गया था जो बवाल रामनवमी पे मच उन्होंने धनुष बाण एक तरीके से जो तो बवाल वहाँ पर मचा हुआ उसके था। ऊपर उन्हें जी क्लैरिफिकेशन भी जी देना पड़ा अपना, जो एक तरह से उन्होंने अपने अपॉलॉजी भी सबमिट की। और वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रही हैं, उसमें उसमें मैं तो ये नहीं कहता कि ओवैसी साहब हार रहे हैं, जी लेकिन ये है कि एकदम से कांटे की टक्कर जैसी स्थिति और देशव्यापी चर्चा उनके नाम की हो जाना, जी इन इन दोनों जो उनके छोटे भाई भी हैं जी ओवैसी साहब के, अकबरुद्दीन। अकबरुद्दीन जी ओवैसी, तो दोनों लोगों के लिए जो है, कहा कहते हैं ना कि एक तरह से एक मुहावरा नहीं कहते कि पासिंग थ्रू स्लीपलेस नाइट्स। जी तो ओवैसी साहब जो है, उनको जो है रात में अच्छी नींद आजकल नहीं आ रही है, ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये भी समीकरण नजर आता है कि ओवैसी जिस प्रकार से अब ज़्यादा मेहनत उत्तर प्रदेश और बिहार में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मेहनत कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं,
कहीं इसके चक्कर में हैदराबाद की सीट ना चली जाए? नहीं, जाने की तो नहीं बात है, लेकिन ये है कि जरूर कि वो अपनी पार्टी का जो है पैन इंडिया एक्सपेंशन चाहते हैं। मैं बिहार की बात करूं, किशनगंज सीट से, जी। किशनगंज सीट में जो है और सीमांचल एरिया में उनको पिछली बार जो है असेंबली जो चुनाव हुआ था, तो उनकी पार्टी ने 5 एमएलए सीट जीती थी, 5 एमएलए उनके जीते थे। वो अलग बात है कि जी। 4 लोग जो है टूट के चले गए आरजेडी में। जी। और इस बार जो है किशनगंज में, जहाँ की आपको बता दूं 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें जो है उनके नेता बहुत तगड़े से लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ पर जी पहले से जो है कांग्रेस के एमपी हुआ करते हैं, बिल्कुल। उनको चैलेंज कर रहे हैं। और जेडीयू का कैंडिडेट अलग है, वहाँ त्रिकोणात्मक हो गया है। ठीक है। त्रिकोणात्मक मुकाबले में जो है अब मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जाएगा तो इन मास जाएगा, जी। अगर कटेगा तो इसमें दोनों पार्टियों का नुकसान है, चाहे इंडिया वो इंडिया जी। ब्लॉक का नुकसान होगा और जो इनका नुकसान होगा ओवैसी साहब का। जी। उसके बाद जो है जो जो वहाँ की जो एनडीए ब्लॉक है, उसको फायदा होने की स्थिति बन सकती है। ये बिल्कुल, लेकिन अभी बिल्कुल। भी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी सर। वोटिंग परसेंटेज बिहार में भी इस बार कम हुआ है। तो इसके साथ में हम लोग देख रहे हैं कि ओवैसी साहब एक्सपेंशन के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जो मुसलमान वर्ग का जो है अलग अलग नेता है, जी। जो या जिस किसी पार्टी के साथ वो लोग संबद्ध है, उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ आप देखेंगे कि एक मंथन चल रहा है। जहाँ भी ये जाते हैं, उनको लोग कहते हैं कि उन्होंने वोट काटने की काट दें, स्ट्रेटजी के बिल्कुल। तहत अपने कैंडिडेट को खड़ा किया हुआ है। ये बात कहीं कुछ हद तक कहीं कहीं-कहीं कभी-कभार तो उनको बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है। यस इसी वजह से कहा जाता है जी। कि वो जब अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो। लेकिन ओवैसी साहब का भी कंटेंशन, उनका भी जो आर्ग्यूमेंट सही है कि साहब इसका मतलब कि वो अपना जो है अपने को आगे ही ना बढ़ाएं, अपनी पार्टी का एक्सपेंशन ही ना करें। जी। ये तो बिहार की बात हुई। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उन्होंने इसी के तहत, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, उन्होंने जब आपने देखा होगा कि वो अंसारी ब्रदर्स, जी। अंसारी जो बाहुबली नेता थे, उनका उनका मुख्तार अंसारी के घर भी वो लोग। उनकी जो मृत्यु हुई, तो जी। उसके बाद में वहाँ पर वो गए मिलने। बिल्कुल। उनके बड़े भाई अखलाक अंसारी जो उनके है, बेटे से मिले। हाँ, जी। जो अंसारी साहब, वो जो दूसरे भाई हैं, उनका नाम आप जानते हैं कि जी। अफजाल अंसारी। जी। अफजाल अंसारी से मिलने गए। वहाँ मिलने गए तो वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है, जो लोग मुस्लिम वोट बैंक पे अपना एकाधिकार चाहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर इंडिया ब्लॉक में उसके बाद अखिलेश को भी कांग्रेस जाना पड़ा पार्टी था है, सर। तो उसकी वजह से, मजबूरी की वजह से आप देखेंगे कि अखिलेश यादव को भी वहाँ पर जाना पड़ा। बिल्कुल सर, गाड़ी लेकिन पर इस विजिट बीच करना एक पड़ा। चीज हमने बहुत बार देखी है कि ओवैसी साहब हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं, अमित शाह को बख्श देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर हम हमेशा हमलावर रहते हैं, जुबानी हमले बहुत करते हैं उन देखिए, पर। वो देखा जाए तो सकारात्मक तरीके से वो अटैक तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी करते जी। हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ मुद्दों पर, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों या फिर आर्टिकल 370 की ही बात जी। थी, तो उस समय जब इरिगेशन हुआ तो सरकार पर उन्होंने बहुत तगड़े प्रहार किए थे जी। पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों पर अभी अभी आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज के बाद जब प्रधानमंत्री ने जो है माइनॉरिटी जो घुसपैठिए जैसे बयान दिए, तो उसके बाद भी बहुत तेज़ी से उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया उस स्टेटमेंट को। ऐसा नहीं है, वो बात कहते हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, जी। क्योंकि आप देखेंगे कि कर्नाटक की राजनीति में या तेलंगाना की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है कि जो पूरे के पूरे मुस्लिम जो समुदाय को 4% जो है रिजर्वेशन देके उस बैकवर्ड ओबीसी के तहत कर दिया। तो एक जी। तरह से देखा जाए तो ओबीसी का जो कोटा था उसमें इंक्लूड कर दिया उनको। हम्म। और प्रधानमंत्री का कहना है, बीजेपी कह रही है कि साहब इन्होंने जो है ओबीसी के जो कोटे में जो है सेंधमारी कर दी, उनके हकों को छीन लिया। जी। तो ये तो राजनीति का हिस्सा है। जी। लेकिन वो जो मैंने कहा कि मुस्लिम बैकवर्डनेस की जो बात राजनीति में आती है, उसको उठाने के लिए जो है वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जी। कि ओवैसी साहब उसी के इर्द गिर्द जो है अपनी राजनीति को रखते हैं। बिल्कुल सर। ओवैसी साहब की सीट की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने देखा है अमेठी में स्मृति ईरानी ने लगातार 2 बार कोशिश की और उन्होंने राहुल गांधी को भी हरा दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा नेता हारेगा। तो क्या जिस प्रकार से माधवी लता कोशिश कर रही है मैदान में, जमीनी स्तर पर, वो आजकल सोशल मीडिया में पॉपुलर है, मीडिया में पॉपुलर है और हैदराबाद में पॉपुलर हो चुकी है, तो क्या हो सकता है कि संभावना है ओवैसी साहब हार जाएं? देखिए, ओवैसी साहब, ये तो बहुत दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। एक जो सीट जहाँ से जो टी राजा जीतते हैं, जी। वो जो घोषा महल कहलाती है जी। हैदराबाद में, वहाँ से 3 बार से जीत रहे हैं। और जो 2 सीट का मैंने नाम लिया, नामपल्लियन याकुतपुरा, जी। जहाँ पर जो तकरीबन याकुतपुरा में तकरीबन मैंने कहा 1000 वोट हार्डली जी। का अंतर था। इन जी। दोनों सीटों को वो हारते बचे। तो जी। 3 असेंबली सीट, 7 में से 3 असेंबली सीट का मतलब आप समझ रहे हैं
कि एक चंक तो आ गया इन लोगों की तरफ। जी। उसके बाद अगर अगर जैसे बैकवर्डनेस की बात है, अशिक्षा की बात है, मुस्लिम महिलाओं की बात है, जो साइलेंट वोटर्स हैं, मुस्लिम महिलाएं, हम्म। अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसमें जो कि बिना सोशियो इकोनॉमिक बैरियर के पहुंचती हैं जी लोगों के जी पास में, जी। उसमें उज्ज्वला योजना का या आयुष्मान योजना का, इस तरह के जो लाभ अगर पहुंचे हैं वहाँ पर, और वो लोग साइलेंटली वोट करते हैं, जी। वो सेगमेंट वोट करता है, तो ओवैसी साहब के लिए फ़िलहाल दिक्कत होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं इसलिए ये नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि जी। 2019 के चुनाव में उनका जो वोट प्रतिशत था तकरीबन 59% के आसपास है। जी। तो 59% के वोट बैंक को जो है इतनी जल्दी जो है कम नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा-सा फार-फेच्ड इमेजिनेशन है, लेकिन ये है कि उनके लिए परेशानी का कारण ज़रूर है। जी। और मैं एक आप बात बताऊँ, उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे थे, जी। तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने जो है पिछली बार जी। जो चुनाव हुआ था, पिछली बार चुनाव जो कि बहुत बड़ा कारण है कि उनको इंडिया ब्लॉक में नहीं लिया गया। जी। पिछली बार 2022 के चुनाव में तकरीबन उन्होंने 7 सीट पे जो है क्लोज फाइट में बिल्कुल समाजवादी पार्टी को हराया, हराया था। के कैंडिडेट को हराया। क्लोज फाइट में इस तरह से कि जितना वोटिंग जो हारने का मार्जिन था, उससे ज़्यादा वोट इनको मिल गए थे। जी। तो अगर वो इनके साथ में मिल गए होते, तो समाजवादी पार्टी को 7 सीट और मिल सकती थी। बिल्कुल। इसी तरह से कई और जगह थे, लेकिन मैंने 7 सीट का स्पेसिफिकली नेम लिया। जी। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह से उन्होंने बाकी पार्टी यानी समाजवादी जी। पार्टी का नुकसान किया था। बिल्कुल। और इस बार फिर से लोकसभा की इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि उनके साथ में जो समाजवादी पार्टी के साथ जो अपना दल की एक नेता हुआ करती थी पल्लवी पटेल, जी। उनके अपना दल कमेरावादी जी। जिनको कहते हैं, वो 3 सीट पे लड़ना चाह रही थी इंडिया ब्लॉक में। जी। उन्होंने उन 3 सीटों का नाम भी दिया था, जी। लेकिन उससे जो है उनको वो 3 सीटें, मैं आपको बता दूँ, फूलपुर, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी थी। जी। वो चाह रही थी कि वहाँ से उनको अपना दल कमेरावादी के कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, तो उससे उनको मना कर दिया गया, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जी। समाजवादी पार्टी वाले ब्लॉक से अलग हो गई और उन्होंने जो ओवैसी साहब से मुलाकात की और और पीडीएम जी। यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम मुस्लिम। एक कॉम्बिनेशन बनाया है। अब उसके तहत ये लोग मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखिए कितनी सीट पर ये लोग लड़ते हैं और कितना ये लोग प्रभावी हो पाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये अभी देखना होगा। महाराष्ट्र की अभी आपने नाम लिया था जी। शुरू में, जी। तो महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में इन लोगों ने जो मराठवाड़ा रीजन में जो औरंगाबाद सीट जी। है, वहाँ पर अंबेडकर साहब के साथ में जो है मिलके, जो प्रकाश अंबेडकर है उनकी पार्टी के साथ मिलके इन्होंने जो है वहाँ पर औरंगाबाद सीट जीती जी। थी। लेकिन वो इस बार अंबेडकर साहब के साथ में नहीं है, तो इस बार वो सीट जीतती हुई नहीं दिख रही है फिलहाल। मुश्किल अब है उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बनता है ये भी देखने वाला होगा। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग देखिए होगा। ओवैसी साहब लगातार अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो सीट है हैदराबाद की, वहाँ पर माधवी लता उनको बहुत ज़बरदस्त टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। माधवी लता इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया से लेकर ग्राउंड में भी काफ़ी लोकप्रिय देखी जा रही है, लगातार उनकी खबरें वहाँ से आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि ओवैसी साहब अपनी पार्टी के विस्तार के साथ अपनी सीट को कैसे जीतते हैं या माधवी लता उन्हें किस प्रकार से टक्कर दे पाती है। इस सीट पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर भी बता सकते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पब्लिक की क्या राय है, वो भी हम पब्लिक से आप लोगों से पूछ लेते हैं और आप कमेंट कर बता सकते हैं। और रोज़ाना हम लोकसभा चुनाव को लेकर क्या-क्या समीकरण बन रहे हैं, वो आपको बताते हैं। तो रोज़ाना जुड़े रहिए पोल पंच के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।